हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 10वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शहर और अंगद अपना डिनर ख़त्म कर चुके थे, तभी वहाँ एक वेटर ट्रॉली लिए आता है और डिज़र्ट रखता है। डिनर की प्लेट उठाता है। डिज़र्ट में चॉकलेट आइसक्रीम थी जो शहर को बहुत पसंद थी। शहर एक नज़र अंगद को देखते हुए बोली, चॉकलेट आइसक्रीम इट्स माय फेवरेट। इतना कहते हुए जल्दी से आइसक्रीम खाने लगी। अंगद ने अपने लिए वेनिला आइसक्रीम मंगवाई थी, जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो शहर पर था, जो किसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खाने में लगी हुई थी। शहर अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके बोली, इट्स सो यम्मी। इतना बोलते हुए उसकी नज़र अंगद पर चली गई। अंगद मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शहर अंगद को देखते हुए बोली, तुमने तो अपनी आइसक्रीम आधी ही खाई है। अंगद अपनी धीमी आवाज़ में बोला, मन में तो मुझे तो तुम्हें खाने का मन है। शहर कन्फ्यूजन से बोली, कुछ कहा तुमने? अंगद खड़ा होकर उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, टेस्टी नहीं है, आई थिंक शुगर कम था। इतना बोलते हुए वो जल्दी से शहर के होठों पर लगी आइसक्रीम को टेस्ट करने लगता है। वहीं शहर वो तो बस बिल्कुल जम सी गई थी। अंगद के ऐसे एक्शन से अंगद पीछे हटकर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी आइसक्रीम काफ़ी मीठी है। इतना कहते हुए वो अपनी आई विंग करता है। शहर के गाल लाल हो चुके थे। वो मुस्कुराते हुए अंगद को पीछे धक्का देते हुए बोली, क्या कर रहे हो? उसके इतना कहते ही अंगद हंसने लगता है। अंगद शहर को अपने करीब खींचता है, जिससे दोनों के सीने आपस में टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे। दोनों की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंगद शहर के होठों पर अपने होठ रखता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। शहर अंगद के होठों को शक कर रहा था। अभी अंगद और शहर अपने इस पल में आगे बढ़ते उससे पहले ही शहर ने अंगद को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, तुम क्या सब कुछ यहीं करना चाहते हो? घर नहीं जाना है क्या? अंगद शहर की बात सुनकर अपने हाथ पीछे किया और बालों को सहलाते हुए कहा, उफ़ यार, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वेटर को बुलाता हूँ, बिल पे करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। शहर जाकर टेबल पर बैठ गई और उसका बचा हुआ जो केक था उसके बाइट लेकर खाने लगी। वहीं अंगद ने वहाँ रखे बेल को बजाया और वेटर थोड़ी देर में आ गया। अंगद उसे अपने फ़ोन पे बिल पे करने लगा। वहीं उस रेस्टोरेंट के नीचे की फ्लोर पर जहाँ निधि अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, उसके फ्रेंड ने ग्लास वॉल के जरिए अंगद और शहर की सारी मूवमेंट को देख लिया था। उसकी फ्रेंड ने निधि को कोहनी मारकर उसे दिखाते हुए कहा, निधि यार, ये अंगद है ना, ये किसी और के साथ क्या कर रहा है? वह तुझे चीट कर रहा है क्या? जैसे ही निधि ने अंगद के बारे में सुना, उसने सर उठाकर उस ओर देखा तो शहर के साथ उस जगह को इतना डेकोरेट देखकर उसे समझ आ गया था कि अंगद और शहर यहाँ पर अपना डेट सेलिब्रेट करने आए हैं। निधि गुस्से से कहा, वह क्या मुझे चीट करेगा? तुम लोगों को पता है कि मेरे प्रपोज़ल को उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन देखो ना, किसी और के साथ वह कितना खुश है और कितना एंजॉय कर रहा है। निधि के ग्रुप में से एक और लड़की ने कहा, और तू उन्हें एंजॉय करने दे रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना, तो जो इंसान मुझे छोड़कर किसी और के पीछे जाता, तो मैं उससे ये एहसास दिलाती कि वह सिर्फ मुझे डिज़र्व करता है, और अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ तो उसकी लाइफ में और कोई नहीं है और वह किसी लायक कभी नहीं होगा। मैं उसकी इतनी इंसल्ट करती कि वह लड़की या तो खुद से उसे छोड़ देती या फिर वही उस लड़की को छोड़ देता। उस लड़की की इतना कहते ही निधि और बाकी सब उस लड़की को देखने लगी। तभी जिसका बर्थडे था, इनाया, निधि की उस फ्रेंड ने कहा, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ निधि इस बारे में। निधि उसकी तरफ देखने लगी और बोली, वह कैसे? इनाया ने कहा, डेकोरेशन और उस फ्लोर का बिल पेमेंट 2 लाख का है, लेकिन मैं उसे बढ़ाकर 10 लाख कर सकती हूँ। जहाँ तक हमें अंगद का बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो अंगद का इनकम सिर्फ ऑफिस वर्क से होता है जो वह वर्क करता है, एडवाइस कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह लड़की कोई अमीर बाप की औलाद होगी, तो अगर मैं उस हॉल के डेकोरेशन का बिल 10 गुना बढ़ा दूँ तो वह अरेंज नहीं कर पाएंगे। उस जगह तू उनके पैसे देकर अंगद की नज़र में महान बन जाना, फिर अंगद तेरे कदमों
पर नज़र आएगा, क्योंकि तेरा एहसान वो चुका नहीं पाएगा। उसकी बातें सुनकर निधि खुश हो गई और उससे कहा, ओ ग्रेट, ठीक है तू ऐसा ही कर, क्योंकि मैं भी एक बार अंगद के सर को अपने आगे झुकते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, इस लड़की की वजह से मेरे चेहरे पर उसने थप्पड़ भी मारा था कि वो मेरी जगह हर बार उस लड़की को ही चुनेगा। तो अब मैं देखती हूँ कि वह लड़की कैसे अंगद की इज्जत बचाती है। निधि के चेहरे पर अंगद ने थप्पड़ मारा था, यह बात निधि के मुंह से निकलती ही उसकी फ्रेंड गुस्सा हो गई और उससे कहा, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, वो भी इस मामूली लड़की के लिए। चलो अब इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं। वह सभी उस फर्स्ट फ्लोर पर की ओर चली गई, जहाँ अभी अंगद और शहर मौजूद थे। अंगद ने बिल पे कर लिया था और वो चुपचाप शहर के पीछे खड़ा शहर को केक खाते हुए देख रहा था। तभी शहर के होठों के किनारे पर केक लगा हुआ था। अंगद उसे देखकर मुस्कुराया और नीचे झुककर उसने शहर के होठों के किनारे पर लगे केक को अपने होठों से साफ करने लगा, जिससे शहर को एक बार फिर से झटका लगा। लेकिन फिर उसने अंगद को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तभी उन्हें नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। जब अंगद और शहर ने नॉक की आवाज़ सुनी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और उस ओर मुड़कर देखा तो वहाँ निधि, इन्हाया और उनकी बाकी सब फ्रेंड्स खड़ी थी। अंगद और शहर एक दूसरे से दूर हुए। इनाया चलती हुई अंदर आई और अंगद से बोली, एक्चुअली मिस्टर, आपने जो बिल पे किया है वो अमाउंट क्लियर नहीं है। जो वेटर आपके पास बिल लेकर आया था वह इस रेस्टोरेंट में नया है, इसलिए उसे नहीं पता है कि इस रेस्टोरेंट के इस फ्लोर का रेंट क्या है, और बिल आपने जो डेकोरेशन करवाया है यह भी उसमें इंक्लूड है, तो आपको और बिल पे करना पड़ेगा। इनाया की बात सुनकर अंगद को समझ में नहीं आया कि सारी बातें क्लियर होने के बाद फिर यह बिल कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर शहर ने अंगद से कहा, लेकिन यह तो। अंगद ने शहर का हाथ पकड़कर उसे शांत किया और फिर उसे इनाया से कहा, लेकिन मैम, मैंने बात करके सारा अरेंजमेंट करवाया था और बिल भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अंगद की बात सुनकर इनाया ने वेटर को आवाज़ दिया और उससे वेन्यू और बिल चार्ट लेकर आने के लिए कहा। जब वह वेटर बिल चार्ट और वेन्यू लेकर आया तो इनाया ने अंगद को वह चार्ट दिखाते हुए कहा, देखिए सर, यहाँ की सारी अरेंजमेंट और इस फ्लोर की पेमेंट क्या है, लेकिन नए वेटर की वजह से आपको गलत पेमेंट मिला, तो अब आपको पूरा पेमेंट पे करना पड़ेगा। अब चार्ट में जो लिखा था वह साफ साफ अंगद और शहर पढ़ सकते थे, इसलिए अंगद अब कुछ कह नहीं सकता था। अंगद अपने बाल खुजाते हुए शहर की तरफ देखा और उसे कहा, मैंने तो फ़ोन से बिल पे कर दिया है और जितना इसमें बिल बाकी है उतना मेरे फ़ोन में अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे घर जाकर कैश लाना होगा। शहर अंगद से कुछ कहती उससे पहले ही निधि, जो उन सबके साथ खड़ी थी, उसने महान बनने के लिए अंगद के आगे जाकर उसके हाथ को पकड़कर उससे कहा, अंगद, तुम्हें अभी घर जाने की ज़रूरत नहीं, हम साथ में पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, मैं तुम्हारा बिल पे करती हूँ। फिर वह इनाया की तरफ मुड़ी और उससे बोली, इनाया, तुम बताओ कितना बिल है, मैं अभी पे कर देती हूँ। इनाया ने कहा, और निधि, तुम बहुत अच्छी हो यार, तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, तुम ऐसे किसी का कैसे बिल पे कर सकती हो, बट अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि यह तुम्हारा डिसीजन है। टोटल 10 लाख होता है, लेकिन सर ने पहले ही 2 लाख पे कर दिया है, इसलिए अब सिर्फ 8 लाख बचे हैं, तो तुम अपना कार्ड दोगी या कैश? मैं अभी बिल क्लियर करती हूँ। निधि और इनाया दोनों मुस्कुरा रही थी। तभी शहर ने एक कार्ड इनाया की तरफ बढ़ा दिया। निधि, इनाया और अंगद तीनों शहर की ओर देख रहे थे। शहर ने कहा, बिल 10 लाख का हो या 10 करोड़ का, तुम इस कार्ड से अमाउंट क्लियर कर सकती हो। निधि के हाथ में जो कार्ड था वह देखने के बाद जब इनाया ने शहर के हाथ में पकड़ी हुई उस कार्ड को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि शहर ने जो कार्ड पकड़ा था वो बहुत पुराना कार्ड था और वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं था। वो इंडिया की सिर्फ 5 रिचेस्ट फैमिली के पास कार्ड अवेलेबल था। वो कार्ड शहर के पास होने का मतलब था कि शहर पूरे इंडिया के 5 रिचेस्ट फैमिली के मेंबर में से एक है। इनाया ने कांपते हुए हाथों से उस कार्ड को शहर से लिया और शहर को देखकर लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, तुम। शहर ने अपनी उंगली पहले अपने मुंह पर रख किया
उसके बाद इनाया को वही उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारा बिलिंग अमाउंट से मतलब होना चाहिए, ना तो इस कार्ड से और ना ही मुझसे। तो चुपचाप से अपना बिल क्लियर करो और इस बात पे को यहीं ख़त्म करो। अगर यह बात यहाँ से बाहर गई तो तुम दोबारा नज़र नहीं आओगी। इतना कहकर शहर ने इनाया को कार्ड पेमेंट मशीन की तरफ दिखाया। इनाया ने जल्दी से उस पेमेंट मशीन में कार्ड स्वाइप किया, उस मशीन को शहर की तरफ कर दिया। शहर ने मशीन में अपना कोड डाला और वापस से इनाया के हाथ से अपना कार्ड छीनते हुए बोली, दोबारा से किसी को पेमेंट के लिए इंसल्ट करने की कोशिश मत करना। तुम जिस वजह से उड़ रही हो ना, वही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इतना कहकर शहर ने निधि और इनाया को घूर कर देखा और अंगद का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चली गई। निधि को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन वह इनाया की हालत और उसकी बढ़ी हुई आंख देख रही थी। तो निधि ने इनाया को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से उसे क्यों देख रही हो? वह एक कार्ड ही तो था ना। तो फिर इनाया ने कहा, वह सिर्फ एक कार्ड नहीं था, वह लिमिटेड एडिशन कार्ड था। वो कार्ड इंडिया के 5 रिचेस्ट फैमिली के पास है, वो भी सबसे रिचेस्ट फैमिली में। अदरवाइज़ उसके बाद किसी में इतनी ताकत और औकात नहीं है कि वो इस कार्ड को अफोर्ड कर सके। और अगर इस लड़की के पास ये कार्ड है तो यह कोई मामूली लड़की नहीं है, ये पूरे इंडिया के 5 रिचेस्ट फैमिली में से आती है ये। वहीं बाहर कार में शहर और अंगद दोनों कार में बैठे हुए थे और कार उनके फ्लैट की ओर जा रही थी और अंगद शहर का हाथ पकड़े बैठा था। उसने शहर को डांटते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें वह कार्ड देने की क्या ही ज़रूरत थी? मैंने कहा ना, मैं घर जाकर पैसे ला कर दूँगा। तो फिर तुमने क्यों वह कार्ड निकाला? तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हो सकता है? वह लोग तुम्हें ढूंढ सकते हैं। शहर अंगद की बातें सुनकर रोते हुए उसके सीने से लग गई। वहीं दूसरी तरफ जानकी जी के घर में अर्जुन, मान्यता और जानकी तीनों डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए बैठे हुए थे। जानकी जी ने सब कुछ मान्यता, अर्जुन और शहर की पसंद का बनाया था, जो कि शहर वहाँ नहीं थी, तो वो तीनों ही डिनर कर रहे थे। तभी जानकी जी ने मान्यता से कहा, मान्यता, मैंने शहर से कहा है कि वह अंगद से बात करे और अंगद अगर मान जाए तो शहर और अंगद मेरे साथ यहाँ आकर रहे। यह सुनकर मान्यता खुश होते हुए बोली, वाह माँ, मैं तो यही सोच रही थी कि शहर वहाँ अकेले रहने की बजाय यहाँ आपके साथ आकर रहे। तो जानकी जी ने कहा, हमने पहले ही कहा है, लेकिन अंगद की वजह से शहर नहीं आई। देखो इस बार क्या होता है। इतना कर तीनों अपना अपना डिनर करने लगे। डिनर कंप्लीट होने के बाद अर्जुन जानकी जी के पैर छूते हुए उनसे कहा, अब हमें चलना चाहिए माँ, घर पर माँ भी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। जानकी जी ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, हमेशा खुश रहो और मेरी बेटी को भी हमेशा खुश रखना, और यह भी तुम्हारा ही घर है, तो जब चाहे तब तुम यहाँ आ सकते हो और यहाँ आते जाते रहना। अर्जुन ने हाँ में गर्दन हिलाया और जानकी जी के गले लग गया। तब तक मान्यता जाकर अपना पैक किया हुआ सूटकेस से ले आई। फिर वह जानकी जी के गले लगी और अर्जुन और मान्यता दोनों अपने घर के लिए निकल गए। मान्यता, अर्जुन अभी दोनों ही कार में बैठे हुए थे और ड्राइविंग सीट पर अर्जुन था, पैसेंजर सीट पर मान्यता। तभी अर्जुन ने मान्यता को खींचकर अपने गोद में बैठाया और उससे कहा, जब मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम मुझसे दूर मत रहा करो। अर्जुन की बात सुनकर मान्यता मुस्कुराई। फिर मान्यता ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के गाल को पकड़ा और उसे कहा, तो पतिदेव, मैं कौन सा आपसे दूर थी, बस आपके बगल वाली सीट में ही तो बैठी थी। तो अर्जुन ने मान्यता से कहा, तो क्या ज़रूरत है बगल वाली सीट पर बैठने की? तुम मेरे गोद में बैठो ना, तुम्हारे लिए ये सीट है। मान्यता मुस्कुराते हुए अर्जुन के गले लग गई। तभी मान्यता को याद आया कि अभी तक आरुष ने शहर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मान्यता अर्जुन से थोड़ा अलग होते हुए बोली, अर्जुन, अभी तक आरुष ने शहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वह कहाँ है, उसे वो मिली या नहीं, पूछो तो सही, कहाँ है वह? मान्यता की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपना फ़ोन लिया और उसने आरुष का नंबर डायल किया। 2 रिंग में ही आरुष ने अर्जुन का कॉल रिसीव कर लिया। तो अर्जुन ने पूछा, तुमने कुछ बताया नहीं अभी तक शहर के बारे में, कोई प्रॉब्लम है क्या? आरुष, जो अभी रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अंगद और शहर अपनी जो डेट एंजॉय कर रहे थे वो देख रहा था, उसने नम आंखों से
फ़ोन की तरफ देखते हुए अर्जुन से कहा, नहीं बॉस, वो शहर अपने बॉयफ्रेंड अंगद के साथ डेट एंजॉय कर रही है। शायद उसके लिए वो सरप्राइज़ था, इसीलिए उसने इतनी हड़बड़ी में बुलाया गया। ये कहते हुए आरुष थोड़ा रुक गया। उसकी बातें और उसकी आवाज़ में अर्जुन ने थोड़ी सी उदासी भांप ली। तो उसने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, कल हो जाएगी मीटिंग, तुम घर पर जाकर रेस्ट करो। अर्जुन के इतना कहने पर आरुष ने सिर्फ हाँ कहकर कॉल कट कर दिया। अर्जुन ने मान्यता से कहा, शहर अंगद के साथ है और शायद आज अंगद ने उसके लिए डेट अरेंज की थी, तो इसलिए उसे इस तरह सरप्राइजली बुलाया था। इतना सुनते ही मान्यता वापस से अर्जुन के गले लग गई। वहीं दूसरी तरफ आरुष रेस्टोरेंट में बैठा था। वह अपनी नम आंखों को पोंछता है, क्योंकि वह जब भी शहर और अंगद को देखता था तो उसे वही चीज़ याद आती थी कि शहर ने कभी भी अंगद के अलावा किसी और की तरफ देखा ही नहीं। आरुष उस वक्त रेस्टोरेंट में पहुंचा था जिस वक्त शहर और अंगद एक दूसरे को किस कर रहे थे, और वह सब देखने के बाद उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसे वैसे तो अंगद और शहर के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था कि वह दोनों अब किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी आंखों के सामने देखने के बाद आरुष को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। कॉल कटने के बाद आरुष खुले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, न ही मैंने कभी किसी का दिल तोड़ा, किसी को किसी तरह की कोई कभी तकलीफ़ नहीं दी। फिर मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? मैंने जिसे चाहा वो मेरी तरफ एक नज़र देखती तक नहीं है, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? क्यों? आरुष खुद से ही सवाल करते हुए अपनी जगह से उठा और पैदल चलते हुए रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। उसे इतना भी होश नहीं था कि वह आया तो अपनी कार में था, लेकिन अभी वह बिना कार के बाहर ही जा रहा था। वहीं जब उसके ड्राइवर ने देखा कि आरुष पैदल रेस्टोरेंट के बाहर जा रहा है, तो वह भी अपनी कार को आगे बढ़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने शहर और अंगद की सारी मूवमेंट्स को नहीं देखा था, उसने तो सिर्फ उन्हें किस करते ही देखा। बाकी बाद में जो कुछ भी हुआ था उसे आरुष देख नहीं पाया, और वह पहले ही बाहर जाकर चुपचाप रेस्टोरेंट के गार्डन में एक चेयर पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की कार जब रघुवंशी मैंशन के बाहर आकर रुकी, तो गार्ड ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला और अर्जुन की कार मैंशन के अंदर गई। गार्ड ने अपनी जगह पर जाकर जल्दी से इंटरकॉम पर मैंशन के अंदर कॉल लगाया, और कॉल उठाने पर उसने कहा, अर्जुन साहब की गाड़ी आ चुकी है। इतना कहकर गार्ड ने कॉल रख दिया और अर्जुन ने कार रोकी और उतरकर मान्यता को लेकर जैसे ही मैंशन के अंदर आया, वैसे ही उसने देखा कि दरवाजे पर अभिका जी, रौनक जी, निधि और निधि के पापा सभी वहां खड़े थे। अर्जुन और मान्यता को तो हैरान थे कि उनके आने की खबर तो किसी को भी नहीं थी। फिर वह सब इतनी तैयारी के साथ कैसे खड़े हैं? तभी दाई अम्मा आरती की थाल और कलश में चावल लेकर आई और वो थाली अबिका जी के हाथ में दी और कलश को दरवाजे पर रखा। इतना करने के बाद दाई अम्मा अबिका जी के बगल में खड़ी हो गई। तभी अबिका जी ने तुरंत अर्जुन और मान्यता से कहा, इतना हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने गार्ड से कहा था कि जब तुम आ जाओगे तो हमें बता दे कि तुम लोग आ चुके हो। फिर उन्होंने मान्यता के गाल को छूते हुए कहा, बच्चे, तुम्हारी शादी इसी घर में हुई है, इसीलिए हम तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम तुम्हारा गृह प्रवेश कर रहे हैं। इतना कहकर अबिका जी मान्यता और अर्जुन की आरती उतारने लगी। अबिका जी ने आरती उतारने के बाद अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया और उसके सर पर हाथ रखा। फिर वैसे ही उन्होंने मान्यता के तिलक पर हाथ लगाया और उसके सिर पर हाथ रखा। तभी दाई माँ ने मान्यता से कहा, छोटी बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से ठोकर मारकर अंदर आओ और कोशिश करना कि इसके चावल थोड़ी दूर तक ही फैले, क्योंकि माना जाता है कि कलश के चावल नई बहू के पैर के ठोकर मारने के बाद जितनी दूर तक गिरती है, घर में सुख समृद्धि उतनी ही ज़्यादा फैलती है। दाई माँ की बात सुनकर मान्यता ने अपने पैर से कलश को ठोकर मारी और उसके चावल को थोड़ी दूर तक फैला दिया। मान्यता के ऐसा करने से सभी खुश हो गए और फिर दाई माँ ने अर्जुन और मान्यता को एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा और उनके
पैर के आगे आलते से भरा थाल रख दिया और उनके आगे सफ़ेद चादर। तो यहाँ पर रौनक जी ने मान्यता से कहा, मान्यता बेटे, इस आलते के थाल में अपना पहला पैर डुबोकर इस सफ़ेद चादर में चलकर आगे बढ़ो। मान्यता ने रौनक की बात सुनी, वैसा ही किया। उसने आलते की थाल में अपने पैर डुबाए और उसके बाद वह सफ़ेद चादर में चलकर आगे बढ़ने लगी। वही अर्जुन ने मान्यता के हाथ को नहीं छोड़ा था, उसने मान्यता के हाथ को थाम रखा था। मान्यता ने जब चलकर सफ़ेद चादर को पार किया तो अविका जी ने मान्यता से कहा, अब जाकर तुम दोनों आराम करो। और हाँ मान्यता बेटा, कल तुम्हारी पहली रसोई है बेटा, तो कोशिश करना कल सुबह तुम थोड़ी जल्दी उठ जाओ और पहली रसोई में कुछ मीठा बना लेना अपने हाथ से। अविका जी की बात सुनकर मान्यता ने हाँ में सर हिला दिया। सबको गुड नाइट कहकर अर्जुन मान्यता का हाथ थाम रखा था, वह उसे लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आने के बाद मान्यता अर्जुन दोनों ने ही अपने अपने नाइट वियर पहने और अर्जुन लैपटॉप लेकर बेड पर बैठते हुए मान्यता से बोला, मान्यता तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में मैं वह पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता ने उसकी गोद में अपना सर रख दिया। फिर मान्यता ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं सो रही हूँ। मान्यता की इस हरकत पर अर्जुन मुस्कुरा दिया और अपने हाथ को उठाकर उसने मान्यता के बालों को सहलाना शुरू किया। अभी अर्जुन अपने एक हाथ से लैपटॉप की कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था तो वहीं दूसरे हाथ से मान्यता के सर को सहला रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर और अंगद की कार उनकी फ्लैट पर आकर रुकी। वहीं अंगद ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा था। शहर विंडो से बाहर देखती है और फिर एक नज़र अंगद को देखकर जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती है और शहर कार से उतरकर फ्लैट के अंदर चली जाती है। शहर की इस हरकत पर अंगद हैरान रह गया था। अंगद भी शहर के पीछे पीछे फ्लैट में जाता है। सर पीछे मुड़ते हुए जोर से फ्लैट का दरवाज़ा बंद करती है। वहीं अंगद तो बस उसे देखता ही रह गया। अंगद अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या कर दिया अब मैंने, अब चलो बेटा, मनाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर वो गेट ओपन कर अंदर आता है और हॉल में शहर को देखता है, लेकिन शहर उसे कहीं नज़र नहीं आती, इसलिए वो उसके रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो अपने कदम को रोककर किचन की तरफ चला जाता है और फिर लगभग 10 मिनट के बाद वो शहर के लिए कॉफ़ी लेकर रूम की ओर चला जाता है। शहर इस वक्त अपने रूम में बेड पर मुँह फुलाए बैठी हुई थी। उसकी नाक गुस्से से लाल हो चुकी थी। अंगद जैसे ही उसके रूम के डोर के पास गया तो डोर खुला हुआ था। ये देखकर उसके फेस पर मुस्कुराहट आ गई। अंगद अपने आप से धीमी आवाज़ में बोला, तो गुस्सा होकर ये चाहती है शहर मैडम कि मैं उन्हें मनाऊं, तो आपकी ख्वाहिश शराखों पर। इतना बोलने के बाद वो मासूम सा चेहरा बनाकर रूम में एंटर करता है। शहर जो बेड पर बैठी हुई थी उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। वो फ़ोन में देखते हुए ही बोली, अंगद प्लीज़ अभी कुछ बात नहीं करनी है मुझे तुमसे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए तुम जाओ और जाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अंगद टेबल पर कॉफ़ी मग रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया था, अब बात नहीं करनी तो कम से कम कॉफ़ी ही पी लो। शहर अपनी नज़र ऊपर उठाकर अंगद को देखते हुए, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से बनाई है तो मैं पी लूँगी, बट बात नहीं करनी है मुझे तुमसे, तुम जाओ कॉफ़ी देकर। इतना कहते हुए कॉफ़ी उसके हाथ से ले लेती है। अंगद मुड़ते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। वहीं शहर अंगद की बात सुन उसकी तरफ अपनी नज़रें छोटी करके देखने लगती है। अंगद बेड के पास आते हुए बोला, पर मेरा मूड अभी है तुमसे बात करने का। इतना कहते हुए वो शहर के सामने बैठ जाता है। शहर अपना फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी बात करने की, वैसे भी तुम्हें तो बस डांटना आता है ना मुझे। इतना कहकर वो बेड पर लेटने लगती है। अंगद शहर को देखते हुए बोला, मेरी बात तो सुनो। शहर बीच में ही बोली, नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। शहर के इतना कहते ही अंगद उसे खींचते हुए उठाकर अपनी गोद में बैठाता है। अंगद शहर के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे ही बिना चेंज करके सोने वाली हो तुम क्या? शहर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, हाँ मेरी मर्जी, मैं कैसे भी सोऊं, तुम्हें क्या, तुम जाओ बस अब यहाँ से। अंगद उसके फोरहेड पर किस करके उसके सिर से सिर मिलाते हुए बोला, सॉरी शहर, मैंने तुम पर गुस्सा किया, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है,
तुम अच्छे से जानती हो कि ये स्टेप जो तुमने लिया है ये तुम्हें किस प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है। इतना कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा। शहर अपना मुंह दूसरी साइड करते हुए बोली, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है अंगद। तुमने मुझे डांट दिया ना, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, इसलिए मुझे मनाने की कोशिश बेकार है मिस्टर अंगद। अंगद शहर को गोद से उतरने नहीं देता है तो अंगद शहर की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे सोना है, छोड़ो अंगद। वो इतना कह ही रही थी कि तभी अंगद उसके होठों पर उंगली रखता है। शहर उससे घूरते हुए बोली, छोड़ो मुझे अंगद। अंगद उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। तुम मुझे भी तो समझो ना। शहर उसे घूरते हुए बोली, पहले गुस्सा तुमने मुझ पर किया और समझू भी मैं अब। बिल्कुल नहीं मिस्टर अंगद, मैं तुम्हारी बात नहीं समझने वाली। और रही बात सॉरी एक्सेप्ट करने की, तो वो भी नहीं करूँगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? अंगद अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, नहीं मानोगी मतलब तुम? शहर भी उसी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। शहर आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अंगद उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वहीं शहर हैरान थी। अंगद जिसने शहर को अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाने लगा। उसका एक हाथ उसके बालों में चल रहा था। वहीं कुछ पल शहर उसका साथ नहीं देती, लेकिन कुछ पल बाद वो खुद उसे किस बैक करने लगती है और उसका हाथ अंगद के बालों में घूमने लगा। अंगद उसकी ड्रेस की जिप खोलते हुए उसकी पीठ पर पैटर्न बनाने लगा, जिससे शहर की सांसें बढ़ रही थी। कुछ देर बाद पैशनेटली किस करने के बाद शहर उसके लोअर लिप को सक करना शुरू किया और वो हल्की सी बाइट करता है, जिससे उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अंगद अपनी टंग उसके मुंह में एंटर कर चुका था। दोनों ही एक दूसरे की टंग के साथ खेलने में लगे हुए थे। लगभग 20 मिनट बाद अंगद शहर को छोड़ते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वहीं शहर ऊपर सर किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शहर के हाथ उसकी शर्ट पर कस चुके थे। अंगद उसकी गर्दन पर जैसे ही लव बाइट करता है तो शहर होश में आती है और वो अपनी आंखें खोलते हुए अंगद को पीछे धक्का देती है, जिससे अंगद संभल नहीं पाता और वो सीधा बेड पर जा गिरता है। सर गुस्से से, अंगद ये क्या कर रहे हो तुम? अंगद अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं कर रहा था मैं बस सब अपने आप हो रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंखें ना मुझे बस तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है, इतना करीब कि इतना कि तुम दूर ना जा सको, और तुम इतनी मीठी हो कि तुम्हारा नाम शहर नहीं शहद होना चाहिए था। अंगद की हनी। इतना कहते हुए वो अपनी आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी आंखें खोल कर शहर को देखता है। शहर उसके लैब से उठकर खड़े होते हुए उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम क्या सोच रहे हो मैं ऐसे मानने वाली हूँ? तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इतना कहते हुए शहर गुस्से से बाथरूम की ओर चली गई। शहर के ऐसे चले जाने से अंगद की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। अंगद अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा, ये लड़की भी ना। इतना कहते हुए वो बेड से उठकर बाथरूम की तरफ देखता है। अंगद बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, अब सीधे नहीं, टेढ़ा होकर ही इसे मनाना पड़ेगा, बिकॉज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है शहर। इतना कहते हुए वो मुस्कुराकर बाथरूम का डोर खोलता है। शहर जो एक टॉवेल में लिपटे हुए मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, वो जो शावर लेने आई ही थी, उसे नहीं पता था कि अंगद उसके पीछे बाथरूम में चला आएगा। शहर जल्दी से मुड़ते हुए बोली, अब क्या हुआ? मैं शावर लेने आई हूँ अंगद, सो प्लीज़ अब बाद में बात करते हैं ना। अंगद उसके पास जाते हुए बोला, आया तो बात करने ही था शहर, बट। इतना कहते हुए वो रुक गया। शहर गुस्से से पलट कर बोली, बट कुछ नहीं, मुझे नहाना है, तुम अब जाओ यहाँ से। अंगद उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके कान के पास जाकर बोला, अब बाहर तो मैं भी तुम्हारे साथ गया था ना।
तो शावर भी मुझे तुम्हारे साथ ही लेना बनता है। इतना कहते हुए वो उसके कान पर अपने होठ रखता है। शहर उसे धक्का देते हुए बोली, तो तुम्हारे पास अपना रूम है, अपना बाथरूम है, तो तुम अपने रूम में अपने बाथरूम में जाकर शावर ले लो ना। उसके इतना कहते ही अंगद अपनी आंखें बंद करता है। अंगद शहर की कमर पर हाथ रख उसे अपने बेहद करीब खींचते हुए बोला, यू चेंज माई मूड शहर। आया तो मैं तुम्हें मनाने था, पर लगता है मनाने के लिए बात कल सुबह करनी पड़ेगी। अभी कुछ और करने की ज़रूरत है। इतना कहते हुए उसकी नज़रें शहर की आंखों से होठ और उसके होठ से उसकी क्लीवेज तक जाती है। शहर जैसे ही उसकी नज़रों को फॉलो करती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। शहर अंगद के सीने पर मारते हुए बोली, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं। जाओ तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। इतना कहते हुए शहर चुप हो गई। शहर कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अंगद अपने 2 कदम पीछे लेते हुए अपनी शर्ट रिव्यू करते हुए बोला, शहर तुम इस लुक में बहुत हॉट लग रही हो, सो आई एम गोना टेस्ट यू। इतना कहते हुए वो शावर ऑन करता है और झटके से शहर को भी शावर के नीचे खींच लेता है। इस चक्कर में शहर का टॉवेल उसकी कमर से हट चुका था। वो बिल्कुल नेक्ड हो गई अंगद के सामने। अंगद बिना वक्त गवाए शहर को वॉल से लगाकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वहीं उसके दोनों हाथ अब शहर के ऊपर चलने लगे। वहीं शहर अपना कंट्रोल खो रही थी। वो अंगद में कहीं गुम होकर उसे किस करने लगती है। दोनों लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। वहीं इस बीच शहर ने अपनी एड़ी ऊपर कर ली। कुछ पल बाद दोनों के बचे कपड़े उनके शरीर पर नहीं थे, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों के ऊपर अब भी शावर का पानी गिर रहा था। अंगद से रहा नहीं गया तो वो शरीर शहर में समा गया, जिसका एहसास होते ही शहर की हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन उसकी आंखें अब सुकून से बंद थी। अंगद अब शावर बंद करता है और वो लगातार अपनी मूवमेंट जारी रखता है। साथ ही साथ उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसे बाइट भी वो कर रहा था। वहीं शहर की सिसकियाँ बाथरूम में गूंज रही थी। खड़े होने की वजह से अब उसे दर्द होने लगा, जिसे देखकर अंगद शहर को ऊपर करता है और शहर को दोनों पैर अपनी कमर पर लपेट लेता है। वहीं अंगद का हाथ शहर की कमर पर कसे हुए थे। अंगद उसकी क्लीवेज पर किस करते हुए शहर को रूम में लाता है और बेड पर लिटाता है। शहर अपना कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुकी थी। वो अंगद को अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों को चूमने लगती है। ये देख अंगद की आंखों में अब खुशी नज़र आ रही थी। कुछ पल बाद एक हल्की बाइट के साथ अंगद से वो अपना चेहरा दूर करती है। शहर भी अंगद का साथ दे रही थी, जिसे महसूस कर अंगद की आंखें अब सुकून से बंद होने लगी। अंगद उसके होठों को रब करते हुए बोला, मतलब तुम्हारा गुस्सा उतर गया क्या शहर? शहर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गुस्सा अपनी जगह और प्यार अपनी जगह मिस्टर। सो अब बस इस वक्त मुझे तुम मेरे पास चाहिए, समझे? उसके इतना कहते ही अंगद उसे पलटता है और उसके ऊपर आ जाता है। अंगद उसके गर्दन के नीचे शक करने लगता है, जिसे शहर की सांसें तेज होने लगती है। शहर अपनी गर्दन पिलो में दबाते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अंगद शहर के पूरे शरीर पर किस के साथ वाइड भी कर रहा था। वो वक्त के साथ बिल्कुल वाइड होता जा रहा था। शहर के सीने पर लव बाइट इतनी तेज दी गई थी कि वो अब लाल पड़ने लगे। अंगद शहर को पलटकर उसकी पीठ पर किस करने लगता है, जिसे शहर ने बेडशीट को अपने मुट्ठी में जकड़ रखा था। शहर अपनी मधुसी आवाज़ में बोली, अंगद प्लीज़, मुझे हर्ट हो रहा है। उसके इतना कहते ही अंगद अपनी नज़रें उठाकर उसकी कमर पर देखता है तो सभी जगह लव बाइट्स के निशान थे, जिन पर अब वो किस कर रहा था हल्के हल्के। लगभग 20 मिनट बाद अंगद शहर को पलटता है और एक नज़र उसे देखते हुए उसके पैरों को स्प्रेड करता है, जिसे देख शहर अपना मुंह फेर लेती है। शहर के इस रिएक्शन को देख अंगद के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसके हाथ अंगद के बालों में आ गए और एक झटके से अंगद शहर में समा गया। अंगद अपनी कमर की मूवमेंट को बढ़ाते हुए शहर के सीने पर आ गया
और शक करने लगा। वहीं शहर जो लगातार सिसकियाँ ले रही थी, जिससे पूरे रूम का माहौल गर्म हो चुका था। सिर्फ दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थी। वहीं अंगद ने लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। अंगद वक्त के साथ वाइल्ड हो चुका था। शहर अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, तुम कुछ ज़्यादा वाइल्ड बिहेव नहीं कर रहे हो। इतना कहते हुए वो अंगद के होठों पर अपनी होठ रखते हुए उसे किस कर लेती है। अंगद, जिसकी पकड़ अब शहर के कमर पर थी, वह शहर के कमर पर हल्के हल्के हाथों से सहला रहा था। लगभग 3 घंटे तक अपनी दुनिया में रहने के बाद दोनों एक ही ब्लैंकेट में लेटे हुए थे। शहर अंगद के कंधे पर सिर रखे लेटी थी, उसके गाल और बालों को सहला रहा था। शहर उसे घूरते हुए बोली, गुस्सा मैं थी तुमसे और इतनी वाइल्डनेस तुमने दिखाई है। देखो जरा ये लव बाइट्स कितने गहरे हैं। वो इतना कहकर रोने जैसी मुंह बना लेती। अंगद बेड पर बैठकर नाइट स्टैंड पर रखी दवा उठाता है और फिर शहर को अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर तुम्हें देखकर मैं मानो सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे ये भी नहीं याद रहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। सॉरी। इतना कहते हुए अंगद उसकी बॉडी पर दवा लगाने लगा। वहीं शहर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख लेती है। शहर की सांसों को अंगद अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर रहा था। वो शहर को अपने सीने पर लिए लेट जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है। शहर कुछ देर तक ऐसे ही लेटी रहती है। वहीं अंगद उसके बालों में हाथ चला रहा था। अंगद नीचे सिर करते हुए बोला, कुछ बात है शहर, जिसकी वजह से तुम अब तक सोई नहीं हो। शहर अपना सिर ऊपर करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। अंगद उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, तो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती। शहर अंगद के बालों को सही करते हुए बोली, नहीं अंगद, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस सोच रही थी कि कैसे बताऊं तुम्हें। अंगद उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हमारे और तुम्हारे में इतना सोचना कब से पड़ गया। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। शहर तुम कुछ भी बता सकती हो मुझे। अंगद के इतना कहते ही शहर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, जानकी आंटी ने हमें अपने घर रहने के लिए बुलाया है। अंगद, वो चाहती है कि हम दोनों वहीं उनके साथ रहे। शहर इतना कहकर अंगद के जवाब का वेट करने लगी। अंगद कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके तो तुम सो जाओ, बिकॉज जाना है ना हमें उनके घर, तो पैकिंग भी करनी होगी ना सुबह उठकर। इतना कहते हुए अंगद के फेस हल्की सी स्माइल तैर गई। शहर मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हल्की से किस कर बोली, थैंक्स अंगद, थैंक्स। तुम्हें नहीं पता, जानकी आंटी के साथ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो मेरी ही माँ है। मेरे और मान्यता के साथ रहने पर उन्होंने कभी हम दोनों में फ़र्क नहीं किया। एक जैसा प्यार हम दोनों को किया है, इसीलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। थैंक यू अंगद, थैंक यू कि मान गए तुम मुझे उनके यहाँ रहने देने के लिए। इतना कहकर शहर अंगद के सीने में सर रखकर सो जाती है। शहर तो अपनी बातें बताकर सो चुकी थी, लेकिन अंगद, उसकी आंखों में नींद कहीं नहीं थी। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि अब उसे और शहर को जानकी आंटी के साथ जाकर रहना है। वैसे तो अंगद बहुत स्वाभिमानी था। वह अपने और शहर के लिए जो करना चाहता था वो खुद से करना चाहता था, अपने दम पर करना चाहता था, और उसने आज तक किया भी वैसे ही। दोनों के बड़े होकर अनाथ आश्रम से निकलने के बाद अंगद ने दिन रात मेहनत करके अपने और शहर के रहने के लिए फ्लैट रेंट पर लिया, और दोनों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने खुद पर ले ली। हाँ, शहर उसकी हेल्प कर दिया करती थी, लेकिन अभी उसने बिना किसी सवाल के शहर के साथ जानकी जी के घर में जाकर रहना सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि शहर ने अपने पास रखी उस कार्ड को इतने सालों बाद निकालकर उन लोगों को एक मैसेज दे दिया था कि वह शहर को ढूंढ पाए। और अंगद नहीं चाहता था कि उसकी शहर को कुछ हो या वह उससे दूर हो जाए, इसलिए वह भी यही चाहता था कि कुछ पल के लिए ही सही वह शहर के साथ जानकी जी के घर पर सेफ रहे। ये सोचते हुए अंगद और शहर दोनों कुछ ही पल के बाद नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन में अर्जुन देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वहीं उसकी गोद में सर रखे मान्यता सो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे अर्जुन का फ़ोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने जल्दी से फ़ोन उठाया और उसे साइलेंट किया ताकि मान्यता की नींद
ख़राब ना हो। उसके बाद जब अर्जुन ने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसने जल्दी से मान्यता के सिर को अपनी गोद से हटाकर उसे हल्के से बेड पर लेटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वह तुरंत बालकनी की तरफ चला गया। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बोला, हेलो बाबा, बोलिए, आपने इतनी रात को कॉल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से अर्जुन के कान में एक आवाज़ गूंजी, आपने शादी कर ली अर्जुन, और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ऐसी भी क्या जल्दीबाजी थी कि आपने शादी कर ली और हमें बताया नहीं। अर्जुन ने अपने थूक को निगलते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, वो माँ को हार्ट अटैक आया था और उनकी जिद थी कि जब तक मैं शादी नहीं करूँगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं करवाएगी, इसलिए मैंने ये शादी की। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अर्जुन को कुछ देर तक दूसरी तरफ किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो अर्जुन ने कहा, बाबा क्या आप कॉल पर हैं? तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, कब मिला रहे हो हमें हमारी बहू से? अर्जुन ने कहा, बाबा कल माँ का ऑपरेशन है, उनका ऑपरेशन हो जाने के बाद और माँ के ठीक होने के बाद ही मैं आपको उससे मिलवाने ला रहा हूँ। दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे अपनी बहू का। वैसे हमने उसका चेहरा नहीं देखा तो कोशिश करना जल्द से जल्द उनके दर्शन करा दो हमें। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया जैसे ही उसने सामने वाले शख्स को देख रहा हो और कहा, बाबा इतनी जल्दी होगा? बाबा जितनी जल्दी होगा मैं उसे अपने पास लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, ठीक है, अपना और उसका भी ख्याल रखना। इतना कहकर फ़ोन कट गया। फ़ोन कट होने के बाद अर्जुन को ऐसा लगा कि उसके सीने से कितना भारी बड़ा पत्थर हट गया हो। उसने गहरी सांस ली और रेलिंग को पकड़ के आसमान की तरफ देखते हुए बोला, बाबा को हर चीज़ की खबर कैसे ही मिल जाती है। लेकिन फिर उसे मान्यता का ख्याल आया तो वह जल्दी से कमरे में आया और उसने देखा उसने मान्यता को छोड़कर जाने से मान्यता एक छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह खुद में ही सिकुड़ कर सो रही थी। अर्जुन मान्यता के पास बेड पर आया और अपने लैपटॉप को बंद करके टेबल पर रखकर मान्यता के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मान्यता को जैसे ही अर्जुन की प्रेजेंसी फील हुई वह अर्जुन की बाहों में समा गई। अर्जुन ने प्यार से मान्यता के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में समा लिया। अर्जुन ने प्यार से मान्यता के माथे को चूम लिया और उसे फ़ोन करने वाले शख्स से मान्यता को मिलाना है तो वह कैसे मान्यता को लेकर जाएगा, ये सोचने लगा। लेकिन कुछ ही देर में अर्जुन की आंखें भारी होने लगी और वह भी नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अविका जी के कमरे में अविका जी अभी तक सोई नहीं थी क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन तभी उनको ख्याल आया कि उन्हें मान्यता को उस राज के बारे में बता देना चाहिए या नहीं, जिस राज को अर्जुन से राज रखने के लिए उन्होंने उसकी शादी उससे करवाई है। क्योंकि अगर मान्यता को उसने और अर्जुन से जुड़े राज के बारे में पता रहा तो वह अर्जुन को अपने पास रखने पर उसकी मदद कर सकती है। लेकिन फिर उन्हें यह लगा कि अगर मान्यता को इस बारे में पता चल गया तो मान्यता अर्जुन को बता भी सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ख्याल को झटका और जाकर बेड पर लेट गए। अविका जी ने खुद से ही कहा, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकती मान्यता को कुछ भी बताने के लिए। अभी पहले मुझे मान्यता को समझाना होगा वह कैसी है। माना कि मैं उसे जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सोच और उसकी बातों को समझने की सेंस को जानना होगा। जब तक मैं उसे समझ ना जाऊँ कि वह बातों को किस तरह से समझती है तब तक मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। इतना सोचते हुए अविका जी नींद की आगोश में जा चुकी थी। सुबह का वक्त अंगद बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। उसने अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेटा हुआ था। अंगद की नज़र बेड पर जाती है जहां शहर अभी तक सो रही थी। अंगद उसके पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शहर बोली, गुड मॉर्निंग अंगद। इतना कहकर वो अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराकर अंगद को देखने लगती है। अंगद उसके नाक से नाक रब करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान, तो तुम सोने का नाटक कर रही थी। शहर जिसने अंगद की शर्ट डाल रखी थी वो बेड पर बैठते हुए बोली,
नाटक नहीं, मैं बस तुम्हें देखकर उठना चाहती थी, बस इसलिए। इतना कहकर शहर उसके फोरहेड पर किस करती है और उसके होठों पर किस करके हट जाती है। अंगद वो भी शहर के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, अब जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ और जाकर पैकिंग करो। अंगद इतना कहते हुए उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाने लगता है, जिसे देखकर शहर अंगद के गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, अंगद बिल्कुल भी नहीं, अभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। पता है तुम कल रात को कितने वाइल्ड हो गए थे, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। लेकिन अंगद बिना शहर की कोई बात सुने उसे बाथरूम में पहुंचाकर गेट बंद करते हुए बोला, अब जल्दी करना। इतना कहते हुए वो क्लोजेट के रूम में जाता है और वो बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरती रहती है शहर, क्योंकि उसे लगा था कि अभी अंगद उसके साथ बाथरूम में जाकर थोड़ी मस्ती करेगा, उसके साथ फिर से रात वाले लम्हे को जिएगा। लेकिन यहाँ तो शहर का पोपट ही बन गया, क्योंकि अंगद तो उसे बाथरूम में अकेला छोड़कर चला गया था। शहर ने मुंह ऐंठते हुए कहा, जब मैं सोचूं कि ये अनरोमांटिक अंगद रोमांटिक हो रहा है, तभी कुछ ऐसा करता है जिससे मुझे उस पर गुस्सा ही आने लगता है। मैं जब सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा सा अब आराम मिलेगा, तब ये इंसान रोमांटिक होकर मुझे इतना तंग करेगा और इतनी सारे दर्द देगा कि इस इंसान का मैं कुछ कर ही नहीं सकती। इसके मूड का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कब रोमांटिक हो रहा है और कब नहीं। अभी शहर बाथरूम में खड़ी सिर्फ एक चादर में लिपटी अंगद को ही कोस रही थी, और अंगद वह तो शहर के दिमाग में चल रहे उसके ये थॉट से अनजान क्लोजेट रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।